हेलो दोस्तों, इस वीडियो में पढ़ेंगे हम क्लास 10th के विज्ञान का अनसॉल्व्ड राजीव प्रकाशन का अनसॉल्व्ड पेपर 2025। इसमें 2024 से लेकर 2018 के प्रश्नों का संग्रह दिया गया है। ठीक है, और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप है और उत्तर प्रदेश प्रयागराज की बोर्ड 2025 परीक्षा की तैयारी हेतु दिया गया विगत प्रश्न पत्रों का इसमें संग्रह है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहला मॉडल पेपर दिया है, विज्ञान का है। ये मॉडल पेपर 2025 है, अभ्यास हेतु दिया गया है। तो ये जो मॉडल पेपर दिया गया है, ठीक ऐसा ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में भी रहेगा। इसी तरह का मॉडल पेपर रहता है। मॉडल पेपर का मतलब जो एग्जाम का पैटर्न है, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बिल्कुल सेम ऐसे रहेगा। इसमें क्या निर्देश दिया है कि प्रारंभ में 15 मिनट प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी कि ये समय दिया हुआ है 3 घंटा 15 मिनट। इसमें आपको 3 घंटे तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलेंगे, लेकिन जो 15 मिनट है स्टार्टिंग में, शुरुआत में 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए मिलता है। इसका दिया है प्रश्न पत्र में 2 खंड और खंड ब विभाजित है। जो क्वेश्चन पेपर है इसमें 2 सेक्शन दिया गया है, खंड अ दिया है और खंड ब दिया है। खंड अ और ब में 3 उपखंडों उपखंड 1, 2 और 3 में विभाजित किया गया है। इसमें खंड अ जो है, ये इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न है। और इसमें 3 उपखंड है। पहले उपखंड में फिजिक्स का क्वेश्चन, फिर दूसरे उपखंड में केमिस्ट्री का क्वेश्चन और तीसरे में बायोलॉजी का क्वेश्चन होता है। फिर क्वेश्चन नंबर इसमें 4 में क्या लिखा है, चौथे में लिखा है कि प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है। इस बहुविकल्पीय प्रश्न दिया है जिसमें सही विकल्प का चुनाव कर OMR सीट पर, जो OMR सीट है उसमें जो गोला बना हुआ है, ऐसे गोला बना रहेगा, तो उसको हमको इसमें कलर करना है। तो या तो काले पेन से करना है, बॉल पेन से, या नीले से करना है। ठीक है, उसके बाद 5वें में दिया है कि खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न में 1 अंक निर्धारित है। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, सब में 1 मार्क्स है। इसके बाद लिखा हुआ है कि छठवां जो है, इसमें छठवें में ये खंड ब में जो प्रश्न है, ये कैसे हैं, ये वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। इसके बाद 7वें में जो भी प्रश्न है उसके सामने अंक दिया गया है। और 9th में दिया गया है कि इसमें जो सभी क्वेश्चन है आपको करना जरूरी है। तो हम लोग मॉडल पेपर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि 1.5 विद्युत वाहक बल का ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, तो सेल से प्राप्त धारा का अधिकतम मान क्या होगा। इसमें जो विभवांतर दिया गया है, ये विभवांतर कितना है, इसमें विभवांतर है 1.5 वोल्ट। ठीक है, तो हम इसमें यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। V बराबर दिया है, इसमें V बराबर है 1.5 वोल्ट। ठीक है, और प्रतिरोध दिया है R बराबर 3 ओम है। तो हमको क्या निकालना है, इसमें हमको निकालना है, इसमें धारा निकालना है। तो सूत्र होता है ओम के नियम से, I बराबर होता है V बटे R, और V कितना है 1.5, तो यहाँ लिख देंगे 1.5 बटे R है 3। तो 1.5 है और ये 3 है, मतलब ये कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाता है। 1/2 भाग देंगे तो आएगा हम लोग का 0.5, और धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर होगा बी। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में दिया कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी। तो लेंस की फोकस दूरी जो होता है, वो अगर अवतल लेंस है तो फोकस दूरी माइनस में होगा, और उत्तल है तो फोकस दूरी प्लस में होगा। तो इसमें फोकस दूरी दिया है 5 मीटर, और लेंस कैसा है, अवतल लेंस, यानी कि माइनस में होगा। और लेंस की क्षमता का सूत्र होता है P बराबर 1/f। तो P इसमें कितना दिया हुआ है, P तो इसमें दिया नहीं, P निकालना है हमको। फोकस दूरी है 5 मीटर, यानी कि जो F होगा, इसमें फोकस होगा, वो माइनस में लेंगे। तो P बराबर हो जाएगा माइनस का 1/5। माइनस नीचे हर में नहीं लगाते हैं, तो भाग देंगे तो हो जाएगा -0.2। और जो लेंस का क्षमता होता है उसका मात्रक होता है डायोप्टर, तो -0.2 डायोप्टर। तो ये इसका आंसर हो गया बी। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया है कि आपके घर की टीवी में एक एलईडी इंडिकेटर लगा है जो 0.5 वोल्ट एवं 100 मिली एम्पियर पर कार्य करता है, तो इसकी शक्ति क्या होगी। तो शक्ति के लिए सूत्र क्या होता है, P बराबर होता है V गुणे I। ठीक है, और इसमें इसका विभवांतर कितना है, ये विभवांतर दिया है, V बराबर है 0.75 वोल्ट दिया है। ठीक है, और
ये करंट दिया है, धारा आई बराबर दिया है 100 मिली एम्पियर, ठीक है। इसे मान रख देंगे, भी का मान है 0.75 गुणे आई दिया हुआ है 100 मिली एम्पियर है, ठीक है। तो जब हम 100 से 0.5 में गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, यानी कि अगर दशमलव हटाते हैं तो ये 75/100 हो जाएगा। इसमें 2 अंक पे दशमलव है, तो 75/100 और गुणे 100, तो 100 से 100 कट गया, यानी कितना हो जाएगा ये 75। और हम क्या निकाल रहे हैं, इसमें शक्ति निकाल रहे हैं, शक्ति का मात्रा का वाट होता है, यानी क्या हो जाएगा मिली वाट, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद दिया है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा है कि प्रकाश का वेग निम्न में किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक किसमें होता है, निर्वात में होता है, और ये होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद पांचवा दिया है, पांचवें क्वेश्चन में है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो जो समतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी होती है अनंत, तो बी आंसर होगा। अंतरिक्ष यात्रियों का आकाश दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है, अंतरिक्ष यात्रियों का आकाश काला दिखाई देता है। 1 माइक्रो ओम का मान कितना होता है, 1 माइक्रो ओम जो होता है उसका मान होता है, माइक्रो ओम का मान होता है 10⁻⁻6 ओम। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। 10⁻³ होता है मिली ओम हो जाएगा, ठीक है। और 10⁻⁹ होता है नैनो होता है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, बी होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि निम्नलिखित में एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड बताना कौन सा है। जो एल्डिहाइड होता है उसका जो क्रियात्मक समूह होता है, जो ग्रुप होता है, वो होता है CHO, और इसके लास्ट में हम क्या लगाते हैं, अल लगाते हैं, अल होता है। इसमें अल किस में है, बी वाले में मेथेनॉल, ठीक है। तो ये हमारा बी आंसर होगा। H2SO4 के जलीय विलयन में pH का मान बताना है। तो जो H2SO4 होता है ये कैसा होता है, H2SO4 अम्लीय होता है, और जो अम्ल होते हैं उसका pH जो 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। 7 से ज़्यादा जाएंगे, 7 से आगे बढ़ेंगे तो ये कैसा होता जाएगा, ये क्षारीय होगा, और जब 7 से नीचे आएंगे तो ये कैसा होता जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अम्लीय होता जाएगा। जब 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, H2SO4 का जो pH का मान 0 होगा नहीं, 7 से कम होगा, ठीक है। 7 अगर होगा तो उदासीन होगा, 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया कि निम्नलिखित में कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती। तो इसमें जो अम्ल से हाइड्रोजन नहीं विस्थापित करती है वो कॉपर होती है। इसका कारण क्या है कि जो कॉपर होता है, जो तांबा होता है, ये हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होता है, कम क्रियाशील होता है, ठीक है। इसी कारण जो कॉपर होता है ये अम्ल से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं कर पाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, लिखा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, ऐसा परिवर्तन जिसमें जो वस्तु है, जैसे कि जल है, पानी इसको हम गर्म कर रहे हैं, और गर्म करने पर ये वाष्प में बदल जाता है, भाप में बदलता है, और भाप फिर ठंडा होता है, फिर जल में बदल जाता है, भाप ठंडा होकर फिर किसमें बदल जाएगा, जल में। तो ये क्रिया कहलाती है भौतिक। और रासायनिक होता है, जैसे कि कागज है, कागज को अगर हम जला देंगे तो कागज से क्या बन जाएगा, राख बन जाएगा, लेकिन राख से फिर वापस कागज नहीं बना सकते, तो ये क्या कहलाता है, रासायनिक कहलाता है। ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। इससे पूछा है कि कौन सा भौतिक परिवर्तन है, पहला लिखा है कि जल के क्वथनांक पर जलवाष्प में बदलना। जब पानी को हम खौलाते हैं तो भाप में बदलता है, फिर भाप से किसमें बदल जाता है, फिर भाप से जल में बदल जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भौतिक होगा। बर्फ का पिघलना, बर्फ पिघल के पानी बनता है, फिर पानी से फिर हम बर्फ बना सकते हैं, तो ये भी भौतिक हो गया। फिर जल में लवण का घुलना, जो लवण मतलब जो नमक होता है, नमक को पानी में घोल सकते हैं, फिर से पानी में से नमक निकाल सकते हैं। लेकिन जो एलपीजी का दहन है, एक बार हम एलपीजी गैस को जला दें तो फिर उससे हम दोबारा एलपीजी नहीं बना सकते हैं, तो ये हमारा भौतिक परिवर्तन नहीं है, क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। इसके बाद 12वां क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है। शुद्ध जल जो होता है वो उदासीन होता है, मतलब उसमें किसी तरह का टेस्ट नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा 7, यानी कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। बहते हुए रक्त को रोकने की में उपयोगी कौन सा है।
तो अगर खून बहता हो तो उसको रोकने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? फिटकरी यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है कि परागकोश में होते हैं। तो परागकोश में क्या पाए जाते हैं? परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। पादप में जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? जो जाइलम होता है वो जल का संवहन करता है, और जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम, ये भोजन का सेवन करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा। मस्तिष्क उत्तरदायी होता है, सोचने का कार्य भी करता है मस्तिष्क, शरीर का संतुलन भी बनाए रखता है, और जो हमारा हृदय का स्पंदन होता है, हार्ट बीट होता है, उसको भी कंट्रोल करता है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, सभी कार्य। इसके बाद 17वां है कि पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है। तो यह क्रिया किसमें होती है? जो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें लिखा है कि मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या। तो मनुष्य के हृदय में कोष्ठ होते हैं, दो नीले होते हैं, दो नीले होते हैं और दो अलिंद होते हैं। यानी कि टोटल कोष्ठों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, मास्टर ग्रंथि क्या है? तो मास्टर ग्रंथि जो होता है वो हमारा पीयूष ग्रंथि होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, ईस्ट में अलैंगिक जनन प्राय होता है। तो ये ईस्ट में जो अलैंगिक जनन होता है वो किस में होता है? किसके द्वारा होता है? वो तो मुकुलन के द्वारा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, मुकुलन। इसके बाद है खंड ब। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न दिया गया है। तो उसमें पहला उपखंड 1 है। उपखंड 1 में फिजिक्स का क्वेश्चन है। पहले में लिखा है कि एक छात्र कक्षा में श्याम पट पर लिखे अक्षरों को ठीक से नहीं देख पा रहा है, और इसके आंख में कौन सा दोष है और इसको कैसे दूर किया जा सकता है? ठीक है। तो कोई भी अगर छात्र बैठा है, उसके सामने जो ब्लैक बोर्ड होता है, श्याम पट होता है, उसकी जो दूरी होती है वो उसकी आंख से 25 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। यानी कि जो दूरी होती है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी से अधिक होती है। तो जब यानी कि जो छात्र है वो दूर की वस्तु को नहीं देख पा रहा है, छात्र दूर की वस्तु को नहीं देख पा रहा है, इसका मतलब कि उसे कौन सा दृष्टि दोष है? उसे निकट दृष्टि दोष है। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसमें उत्तर में हम क्या लिखेंगे कि एक छात्र कक्षा में श्याम पट पर लिखे अक्षरों को ठीक से नहीं देख पा रहा है, तो उसे निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, क्योंकि श्याम पट स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर से अधिक है, अर्थात वह दूर की वस्तुओं को नहीं देख पा रहा है, और इस दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारा नेत्र होता है उसमें यहाँ सामने रहता है उत्तल लेंस, ठीक है, और जब इसमें दूर की वस्तुओं से प्रकाश आता है जो एक दूसरे के समांतर होते हैं, तो इसमें अपवर्तन के पश्चात जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना से पहले बन जाता है, और रेटिना हमारा यहाँ आर होता है, जिससे वो जो व्यक्ति होता है उसको वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। तो इस दोष के निवारण के लिए हम क्या करते हैं, इसके आगे लगा देते हैं ऐसे एक अवतल लेंस लगा देते हैं, तो जिससे ये वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है यहाँ यहाँ इसके सामने बनने लगता है, ऐसे पास से बनता है मुख्य फोकस पर, और जो प्रतिबिंब होगा यहाँ यहाँ न बनने की वजह कहाँ बनने लगेगा? तब रेटिना पे बनता है। तो इसलिए हम अवतल लेंस के चश्मों का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि कोहरे के समय वाहनों में सोडियम प्रकाश क्यों वांछित होता है? यानी कि जब जाड़े के समय बहुत ज्यादा कोहरा होता है तो उसमें हम सोडियम लाइट यानी कि पीला लाइट जो वाहन होता है उसमें हम लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि उससे हमें स्पष्ट दिखाई देता है। उसका कारण यह है, उत्तर में है कि कोहरे के समय सोडियम प्रकाश वांछित होता है क्योंकि सोडियम लैंप पीले रंग का प्रकाश प्रदान करता है। इसमें से पीला प्रकाश निकलता है, और यह पीला प्रकाश कोहरे के कणों द्वारा कम बिखरता है। जब कोहरा होता है तो उससे पानी की छोटी छोटी बूंदें होती है ऐसे, और ये एक तरह का लेंस का कार्य करता है। जब इससे प्रकाश की किरण दूसरे रंग की प्रकाश इससे गुजरती है तो ये बिखर जाता है, बहुत ज्यादा बिखर जाता है, यानी कि यही इसी के आसपास ऐसे प्रकाश बिखर जाता है और हमको दूर तक स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। लेकिन जो पीले रंग का प्रकाश होता है वो कोहरे में कम बिखरता है, यानी कि ऐसे सीधा निकल जाता है, उसका बिखराव कम होता है।
जो कोहरे में अच्छी तरह से फैलता है, ठीक है, और दृश्यता को बढ़ाता है, मतलब हमें और आगे तक साफ दिखाई देता है, जिसके कारण सोडियम लैंप का जो प्रकाश होता है कोहरे में स्पष्ट दिखाई देता है। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि निम्न परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए तथा सेल के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो इसमें ये सेल दिया हुआ है, ये 12 वोल्ट का सेल है, इसमें से धारा प्रवाहित होता है। हम जानते हैं कि जो धारा होता है हमेशा प्लस से, ये जैसे प्लस है ये माइनस दिया, तो हमेशा धारा प्लस से माइनस की हो जाती है इस दिशा में, यानी कि धारा हमारी इस दिशा में जा रही है और यहाँ धारा जाकर बढ़ जा रही है दो भाग में। मान लेते हैं इसमें धारा आई जा रही है, तो यहाँ धारा बढ़ जाएगी, तो इसको मान लेते हैं ये I1 हो जाएगा, इसको मान लेते हैं I2। तो जहाँ धारा बढ़ जाती है वो जो हमारा संयोजन होता है, कॉम्बिनेशन होता है, वो कैसा होता है, समांतर हो जाता है। फिर यहाँ धारा इसमें से I2 जा रही है और यहाँ बढ़ जा रही है, तो मान लेते हैं इसमें I3 धारा जा रही है, इसमें I4 धारा जा रही है। तो यहाँ I3 है, यहाँ भी I3 है, फिर धारा ऐसे बढ़ते हुए जा रही है और फिर यहाँ का जितनी धाराएं सब मिलकर क्या हो जा रही हैं, I हो जा रही है। इसका मतलब यहाँ यहाँ पर है I1 I2, ये धारा दो भाग में बढ़ गया, तो ये दोनों जो हमारा संयोजन है ये कैसा है, समांतर है। फिर उसके बाद ये और ये भी समांतर है, और इसमें दोनों में I3, इसमें भी I3 धारा प्रवाहित, इसमें भी I3 धारा प्रवाहित, यानी कि ये दोनों जो संयोजन होगा ये कैसा होगा, श्रेणी क्रम में होगा। तो हम पहले इसमें क्या करते हैं, यहाँ हम लिख लेंगे, पहले इसमें लिखेंगे 2 ओम तथा 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो तुल्य प्रतिरोध, ठीक है, इसको मान लेते हैं RS, श्रेणी क्रम में है, तो RS बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, दो प्रतिरोध है, तो दोनों को जोड़ेंगे 2 + 3 यानी कि 5 ओम, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ भी धारा दो भाग में बट रही है, यहाँ भी धारा दो भाग में बट रही है, यानी कि 10 ओम और ये ओम तीनों किस में होंगे, ये ये इसका जो संयोजन है, यानी कि जो 5 ओम आया है ये तीनों किसमें, समांतर क्रम में होंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे इसमें प्रतिरोध 10 ओम 10 ओम तथा जो हमारा संयोजन आया है इक्विवेलेंट कितना है, 5 ओम है, तथा 5 ओम समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो तुल्य प्रतिरोध क्या इसको लिख देते हैं, 1/, समांतर है तो पैरेलल आर पे लिख देते हैं, 1/RP बराबर 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/RP बराबर, इसका एलसीएम लेंगे 10, 10 एकम 10, 10 एकम 10 और 5 दूनी 10, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 1 3 1 4, 4/10, और ये कट जाएगा 2 बार में, ये कटेगा 5 बार में, यानी कि 2/5। तो 1/RP बराबर आ गया हमारा 2/5। RP बराबर कितना हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो 5/2 यानी कि 2.5 ओम, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा निकल गया 2.5 ओम। अब इसमें धारा यहाँ कौन सा आई है, और वापस आकर के ये धारा यहाँ भी आई हो जा रहा है, यानी कि ये 0.5 ओम और ये किसमें है, श्रेणी क्रम में है, और जो तुल्य प्रतिरोध हमारा ये भी श्रेणी क्रम में है। तो इसमें लिखेंगे परिपथ का कुल प्रतिरोध, ये होगा 0.5 वोल्ट ओम प्लस ये कितना है, 1 ओम प्लस इसको भाग दिया 2.5, तो 2.5 जोड़ेंगे तो 3.5 हो जाएगा, और 5 ये कितना हो जाएगा, 4 ओम, ठीक है। हमको क्या निकालना है, धारा का मान निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि धारा I बराबर होता है V/R, और इसमें V का मान कितना दिया, 12, तो 12/R है 4, काट देंगे कितना हो गया, 3 एम्पियर। और सेल के सिरों के बीच वोल्टता ज्ञात कीजिए। तो जो ये सेल है इसके सिरों के बीच वोल्टता बताना है, तो वही 12 ही आएगा, ठीक है। तो इसमें V बराबर क्या होता है, IR होता है,
इसमें आई दिया हुआ है 3 और प्रतिरोध हम लोग को निकला है 4, तो 3 चौके 12 वोल्ट। क्वेश्चन 4 में लिखा है कि यह दर्शाइए कि 6 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि प्राप्त संयोजन 9 ओम और दूसरा कितना हो, 4 ओम हो। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना प्रतिरोध R1 बराबर 6 ओम, R2 बराबर भी 6 ओम है और R3 बराबर भी 6 ओम, 3 प्रतिरोध हो गए। और पहले में क्या दिया हुआ है, 9 ओम होना चाहिए तुल्य प्रतिरोध। तो हम इसमें कैसे करेंगे, एक प्रतिरोध को हम ऐसे रखेंगे, ठीक है, और बाकी 2 प्रतिरोधों को हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे, ऐसे। तो ये हम लोग का हो गया R1, ठीक है, जो ये 6 ओम है, ये R2 है, ये भी 6 ओम है, और ये R3 है, ये भी 6 ओम है। और इसके बीच का हमको निकालना है तुल्य प्रतिरोध। तो पहले ये दोनों समांतर क्रम में है, तो हम लिखेंगे R2 तथा R3 समांतर क्रम में है, अतः तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे 1/, तुल्य को लिख देते हैं आरपी से, 1/RP बराबर 1/R1 प्लस, सॉरी R2 है, 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 1/RP बराबर R2 भी है 6, 1/6 प्लस 1/6, तो 1/RP बराबर 6 और 6 कैल्शियम 6 हो जाएगा, 1 और 1 हो गया 2, 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, तो 1/RP बराबर 1/3, यानी कि RP बराबर कितना निकल गया, 3 ओम, ठीक है। तो हम लिखेंगे परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध तब कितना हो जाएगा, पहले हमारा ये R1 कितना है, यहाँ R बराबर R1 लिखेंगे प्लस ये हम लोग का जो निकला है समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध R1 प्लस RP, R1 हमारा है 6 और RP निकला है 3, तो 6 3 कितना हो गया, 9। दूसरे में हमको क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध कितना होना चाहिए, 4 ओम होना चाहिए। इसके लिए भी हम फिगर बना लेंगे, तो इसमें जो एक प्रतिरोध होगा ऐसे हम जोड़ेंगे, ठीक है, और बाकी 2 प्रतिरोधों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, ऐसे। ये हमारा हो गया R1, ये R2 और ये R3। इसमें R2 और R3 किस क्रम में, श्रेणी क्रम में है, तो पहले हम इसका निकाल लेंगे तुल्य प्रतिरोध, लिखेंगे R2 तथा R3 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध लिख देते हैं RS, ठीक है, सीरीज हो जाएगा, यानी तो RS बराबर R2 प्लस R3, ये दोनों श्रेणी क्रम में, ये भी 6 ओम है, ये भी 6 ओम है, ये भी 6 ओम दिया है, तो 6 और 6 कितना हो जाएगा, 6 प्लस 6 12 ओम, ठीक है। इसके बाद ये प्रतिरोध, इसमें धारा बढ़ रहा है 2 भाग में, ये भी 2 भाग में बढ़ रहा है, यानी कि इसका तुल्य प्रतिरोध और ये दोनों किस क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में होंगे। तो हम लिखेंगे RS तथा R1 समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में होंगे तो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 1/R बराबर 1/RS प्लस 1/R1, क्या लिखेंगे, 1/R बराबर RS कितना है, RS है 12, लिख देंगे 12 प्लस 1/R1, R1 है 6। इसके बाद हम क्या करेंगे, 12 और 6 कैल्शियम निकालेंगे, 12 हो गया, 12 कम 12, 6 दूनी 12, 2 हो जाएगा। अब हम इसको जोड़ेंगे तो 1/R बराबर 2 1 हो जाएगा, 3/12, और 3 1 कम 3, 3 चौके 12, 4 बार में कट गया, यानी कि R बराबर कितना हो गया, 4 ओम। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। जो फिजिक्स का क्वेश्चन है उसमें लास्ट वाले क्वेश्चन में अथवा में दिया है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा को ज्ञात करने का नियम लिखिए। तो किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में जो
बल चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का प्रयोग करते हैं। इस नियम के अनुसार क्या है कि लिखा हुआ है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ की तर्जनी उंगली, मध्यमा उंगली, अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत है, यानी कि तीनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता हो। जो तर्जनी उंगली है, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। मध्यमा उंगली जो होती है वो चालक में प्रवाहित होने दिशा को बताती है। चालक में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो अंगूठा किसको प्रदर्शित करेगा? चालक पर लगने वाले आरोपित बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। अब हम लोग का उपखंड 2। उपखंड 2 में केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। सबसे पहले लिखा है कि निम्नलिखित यौगिकों में आईयूपीएसी नाम लिखिए। जो यौगिक दिए गए हैं इनके आईयूपीएसी नाम लिखना है। तो सबसे पहले है CH3COOH। ठीक है, इसको हम कहते हैं एसिटिक अम्ल कहते हैं, और इसका आईयूपीएसी नाम होता है एथेनोइक अम्ल। इसके बाद है अगला SCOH, और इसका आईयूपीएसी नाम क्या होता है? मेथेनॉल। मेथेनॉल इसलिए होगा क्योंकि इसमें CHO लगा है। CHO क्या है? हम लोग का एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है और उसके लास्ट में क्या आता है? अल लगता है। ये हो जाएगा मेथेनॉल, इसका हो गया। दूसरे क्वेश्चन में लिखा है कि बेकिंग सोडा बनाने की एक विधि तथा एक उपयोग लिखिए। तो बेकिंग सोडा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं खाने वाला सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसका होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो इसका क्या होगा आंसर? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, और इसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं, जो खाने वाला सोडा होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH, उसमें हम प्रवाहित करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो बनता है हमारा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और H2। तो फिर हम इसमें प्रवाहित करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर हमारा बन जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसको हम लोग बेकिंग सोडा भी कहते हैं। ठीक है, या खाने वाला सोडा कहते हैं। तो बेकिंग सोडा का एक उपयोग हमको बताना था, तो बेकिंग सोडा का उपयोग खाना बनाने में होता है, यानी कि जो खाद्य सामग्रियां होती हैं उनको पकाने में हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्या होता है जब, केवल रासायनिक समीकरण लिखना है, यानी कि जो भी इसमें लिखा हुआ क्वेश्चन उसमें केवल हमको उसका उत्तर रासायनिक समीकरण देना है। तो लिखा है जिंक चूर्ण को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाया जाता है। तो जिंक का केमिकल फॉर्मूला होता है, जो रासायनिक संकेत होता है वो होता है Zn। तो जिंक को जब हम H2SO4 के साथ अभिक्रिया करते हैं, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो ये SO4 सल्फेट आयन को विस्थापित कर देता है और क्या बना लेता है? जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। इसके बाद दूसरा है सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है। तो सोडियम ऑक्साइड होता है, उसका केमिकल फॉर्मूला होता है, रासायनिक सूत्र होता है Na2O। जब हम इसको जल में घोलते हैं, यानी कि यहाँ कितना होगा? H2O होगा। तो इसको जल में घोलेंगे तो हमारा क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, 2ANaOH बनता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। तो लिखा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं को उदाहरण सही समझाइए। पहला दिया हुआ है संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया जो होता है उसको संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक कहते हैं ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, संकलन या संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे इसमें सोडियम है और क्लोरीन, जब दोनों अभिक्रिया करते हैं तो क्या यहाँ बनता है? यहाँ बनता है हमारा NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड, जो क्या है? ये खाने वाला नमक है, सोडियम क्लोराइड बनता है। इसके बाद है दूसरा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के तत्व को दूसरे तत्व द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जिसमें इसमें लोहा है Fe, और ये कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है। तो जो लोहा होता है ये कॉपर से ज्यादा क्रियाशील होता है, तो क्या करता है? लोहा कॉपर को विस्थापित कर देता है और फेरस सल्फेट बनाता है FeSO4, और प्लस कॉपर जो होता है वो अलग हो जाता है। इसके बाद इसका है केमिस्ट्री का लास्ट वाले क्वेश्चन का ऑप्शन दिया 8वां में। लिखा है कि चांदी का एक तार कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया गया और एक दूसरे बर्तन में तांबे का तार KgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डुबाया गया। दोनों बर्तनों में होने वाली अभिक्रिया
को बताना है, कारण सहित बताना है, ठीक है? कारण सहित समझाइए। तो जो चांदी होता है, ये क्या होता है? कॉपर से कम क्रियाशील होता है। यानी कि जो चांद विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, जो कम क्रियाशील तत्व होते हैं अपने से अधिक क्रियाशील तत्वों को विस्थापित नहीं कर पाते हैं। तो इसमें जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में चांदी का तार जब डालेंगे तो किसी भी प्रकार की अभिक्रिया नहीं होगी। तो हम इसमें लिखेंगे क्या आंसर में? इसमें लिखेंगे कि चांदी का तार कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन में डुबाया जाता है तो किसी प्रकार की अभिक्रिया नहीं होती है, किसी प्रकार की अभिक्रिया नहीं होती है, क्योंकि चांदी कॉपर से यानी कि तांबे से कम क्रियाशील होता है, कम क्रियाशील होता है, ठीक है? इसका आंसर क्या होगा? इसको लिख सकते हैं Ag प्लस, Ag होता है चांदी का संकेत, और CuSO4। तो इसमें अभिक्रिया होगा तो कोई तत्व तो बनेगा नहीं, यहाँ लिख सकते हैं अभिक्रिया संभव नहीं है, अभिक्रिया संभव नहीं है, ठीक है? फिर क्या लिखा है कि जब एक दूसरे बर्तन में तांबे का तार AgNO3 में डुबाया जाता है, तो हम लोग जानते हैं कि जो तांबा होता है, तांबा का तार AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट में डुबाया जाता है, डुबाया जाता है, तो यह Ag यानी कि सिल्वर को विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है, ठीक है? और स्थापित करके क्या बनाएगा? CuNO3 का Vol2 यानी कि कॉपर नाइट्रेट बनाता है। और ये कौन सी अभिक्रिया है? ये विस्थापन अभिक्रिया है। इसका हम समीकरण लिखेंगे, इसका समीकरण होगा Cu प्लस AgNO3, ठीक है? ये बन जाएगा हम लोग का CuNO3 का Vol2 प्लस Ag। तो संतुलित नहीं है, इसमें भी 2 से गुणा कर देंगे और इसमें भी 2 से गुणा कर देंगे, तो ये हो गई हमारी संतुलित अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है, जो कॉपर होता है ये अधिक क्रियाशील होता है और सिल्वर कम क्रियाशील होता है, तो इसको विस्थापित कर देता है और कॉपर नाइट्रेट बनाता है, और जो सिल्वर होता है ये अलग हो जाता है। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।